हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। चेहरे की स्माइल और एक बार बता रही है कि आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है। और देख ही ला होगा थंबनेल पे कि क्या शुरू होने वाला है। आज शुरू करने वाले हैं आज ऑसिलेशन को। ये टॉपिक इतना हलवा है कि क्या बताऊं। सच कहूं तो इस टॉपिक का वेटेज बहुत बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, सो वेटेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रही बात ऑसिलेशन की इंट्रो की, तो इंट्रो भी देंगे, टॉपिक शुरू भी करेंगे। पर टारगेट ये है कि इस टॉपिक को हम लोग 4 से लेके 5 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। 4 से लेके 5 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। और रहा सवाल इसके बेसिक्स का, तो बेसिक्स तुम लोग को ऑलरेडी पता है और ये बेसिक्स लेक्चर है नहीं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पूरा इंट्रो देंगे ना, पूरा इंट्रो के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन की बात करनी है उसकी बात ध्यान से करते हैं। तो लिखता हूं पहले तुम्हारे लिए वर्ड ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन के नाम में कुछ राज छुपा हुआ है, उस राज को पहले पकड़ना पड़ेगा। उस राज को पकड़ने से पहले इस ऑसिलेशन के जो लास्ट के वर्ड है ना, दिख रहा है ये TION। अरे दिख रहा है TION। तो इस TION का मतलब क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन। ये आ गया हमारा मोशन। आहा मोशन, आहा मोशन। मोशन का मतलब क्या है भाई? चीज घूम रही है, चीज आगे बढ़ रही है, कुछ भी होके मूव हो रही है, इसको बोलते हैं मोशन। पर मोशन इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो मोशन को क्लासिफाई कर रहा हूं मैं क्लासिफाई कर रहा हूं मेरे तरीके से, मुझे जो क्लासिफाई करना है उस बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि जो क्लासिफाई मैं करूं वही क्लासिफिकेशन हो सकता है। मोशन के लाख क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो जो मैंने क्लासिफिकेशन चुना है, जो मेरे मन में आ रहा है क्लासिफिकेशन, मोशन का मतलब पता है ना? मोशन का मतलब पता है। अगर बोलता हूं कि एग्जांपल के लिए कि ये मार्कर मेरे हाथ में, मार्कर मेरे हाथ में, और तुम लोग वहां से देख रहे हो, कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो मार्कर की पोजीशन बदल रही क्या? नहीं बदल रही, तो पोजीशन एक जगह पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में, मोशन में नहीं है ना? अगर जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मार्कर को आगे लेके बढ़ रहा हूँ, ऐसे 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 लेके जा रहा हूँ, अब तुम लोग देख रहे हो यार सर तो मार्कर लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है? मार्कर किसमें आ गया? मोशन में आ गया। तो हाँ, मैं बोलता हूं कि यार अगर टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन बदल रही है मेरे ऑब्जेक्ट की, तो बोल दूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। यहाँ कोई तो था भाई, मान लो कि अगर ये कोई तो है, कोई यहाँ पे एक डॉगी को घुमा रहा है, डॉगी को घुमा रहा है, शीरो है, ये शिनशान है, शिनशान, और ये अपना शीरो है। शिनशान शीरो को घुमा रहा है, ठीक है। अब घुमा रहा है तो यार देखो, अगर 3 बजे शिनशान मुझे उसके घर के पास दिखा था शीरो के साथ, जैसे 3:05 हो गया, शिनशान और शीरो कहीं दूर आ गए और मुझे कहीं यहां दिख रहे हैं, है ना? और मुझे कहीं यहां दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों मोशन पे। 3:10 पे कहीं और चला गया, 3:15 पे कहीं और चला गया। तो कंटिन्यूसली टाइम बढ़ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी बदल रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है? मोशन में। ये एक बात। पर समटाइम्स होता क्या है कि मोशन को इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते कि अगर बोलूं कि मार्कर मेरे हाथ में है और मैंने किसी में से एक को, मान ले कि जो किसका नाम ले लूं, अमन। अमन मान लो कि वहां देख रहा है, ठीक है। अब अमन देख रहा है कि अमन वहां से देख रहा है, अमन बोलेगा सर ये मार्कर तो रेस्ट पे है। अब मैंने अमन के रॉकेट में डाला, अमन को रॉकेट में डाल के भेज दिया स्पेस में। अमन आराम से स्पेस में देख रहा है। अब स्पेस से मुझे वो देख रहा है, मार्कर को देख रहा है। अब स्पेस से देख रहा है मार्कर को, तो वो बोल नहीं पाएगा इस बार रेस्ट में, इस बार वो बोलेगा मोशन में। क्या बोलेगा? मोशन में। तो ये चक्कर है। क्यों बोलेगा मोशन में? क्योंकि यार अर्थ घूम रही है, वो मुझे देख रहा है, मैं भी घूम रहा हूं, और ये मार्कर देख रहा है, मार्कर भी घूम रहा है। मार्कर क्या हो गया? मोशन में। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वो मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसको टाइम के साथ पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब मोशन को क्लासिफाई कर रहा हूं मैं मेरे बेस पे। मोशन को 2 क्लासिफिकेशन में तोड़ रहा हूं। एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, वो तुम्हारा है पीरियोडिक मोशन। एक क्या कहा? पीरियोडिक मोशन। और सेकंड तुम्हारा क्या है? सेकंड क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन। एक आ रहा है पीरियोडिक मोशन, एक आ रहा है नॉन पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। अब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ये मोशन भी पीरियोडिक है। ऑफ कोर्स पीरियोडिक है भाई। अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अगर मैं बात करूं, चलो
मैंने यहाँ बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, मोशन ड्रॉ करता हूँ। पीरियोडिक मोशन क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है। तो पीरियोडिक एग्जांपल अगर बात करूँ कि कोई पर्सन है, यहाँ है, इसके हाथ में मैंने एक पत्थर और स्ट्रिंग दे दिया और पत्थर और स्ट्रिंग को ये कलाकार घुमा रहा है, ऐसे कलाकार घुमा रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये मोशन पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि एक टाइम के बाद ही कंटिन्यूसली उस पॉइंट पे आ रहा है ना। देखो यहाँ से घुमा फिर इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से घुमा फिर इस पॉइंट पे आया, फिक्स टाइम में आ रहा है। फिक्स टाइम मतलब क्या? ऑब्जेक्ट अपना मोशन को रिपीट कर रहा है, वापस रिपीट कर रहा है, तो क्या बोल दूंगा, ये पीरियोडिक है ना। अगर एक फिक्स टाइम में वो अपने मोशन को रिपीट करेगा, सो क्या बोल दूंगा, पीरियोडिक मोशन। मान लो कि एक ब्लॉक था, ब्लॉक ग्राउंड पे था, जैसे धक्का मार दिया ब्लॉक चला गया आगे, अरे चला गया आगे, चला गया आगे, ब्लॉक आएगा वापस, ना ना ना, कैसे आया, पीरियड है ही नहीं। अगर दूसरा एग्जांपल, एक ब्लॉक लिया, एक ऑब्जेक्ट बॉल लिया, बॉल को ले तपाक फेंक के मारा, सर्टेन एंगल में फेंका, सर्टेन एंगल फेंकने के बाद वो चला गया ऐसा पाथ फॉलो करके। अब ये भी मोशन वापस थोड़ी आने वाला है, आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, तो ये भी किस में आएगा, नॉन पीरियोडिक में। मैंने पहले ही कहा कि मोशन को क्लासिफाई मैं कर रहा हूं इस बेसिस पे, जरूरी नहीं है कि यही क्लासिफिकेशन हो सकता है। तुमने ऑलरेडी पढ़ के आओ डायनामिक्स में, डायनामिक्स से पढ़ के आओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सारी बातें वो भी क्लासिफिकेशन ही है, क्लासिफाई मोशन को ही किया है। तो मुझे जरूरी ये था, इसलिए मैंने ये किया है समझाने के लिए, ठीक है। अब इस मोशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन और लीनियर मोशन। एक ही बात है, ट्रांसलेशन लिखो, ट्रांसलेशनल, और लीनियर लिखो, एक ही बात है। और इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 11th में पढ़ के आओगे ना, प्रोजेक्टाइल, सॉरी 11th में भूल गया, 11th में पढ़ा कहाँ है ना, सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये किसके, नॉन पीरियोडिक का, ये क्या है, पीरियोडिक का है। अगर डेफिनेशन जाननी हो पीरियोडिक की, तो ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन, रिपीट इट्स पाथ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, है पीरियोडिक मोशन। ऑब्जेक्ट repeats its path after definite interval of time is called periodic motion. ऑब्जेक्ट अब ये अपने पाथ को रिपीट नहीं कर सकता ना, ऑब्जेक्ट do not repeat its motion लिखो या path, do not repeat its path after definite interval of time। ये रिपीट कहां कर रहा है, तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है ना, इंटरवल ऑफ टाइम, डन है ना भारी। अब ये दोनों का डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल भी सामने दिख रहे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब पीरियोडिक मोशन क्लासिफाई होता है दो चीजों में, अब पीरियोडिक क्लासिफाई होगा दो चीजों में, उसमें से तुम्हारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा ऑसिलेटरी मोशन और सेकंड रहेगा नॉन ऑसिलेटरी मोशन। पहला क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, और सेकंड क्या है, नॉन ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कहा, ऑसिलेटरी मोशन, और सेकंड क्या कहा, नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो इसकी बात करनी है धीरे धीरे। अब ये क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन यहाँ करते हैं। तो हमने क्या कहा, अब क्लासिफाई किसको कर रहा हूं, पीरियोडिक मोशन को। अब पीरियोडिक मोशन को क्लासिफिकेशन करने वाला हूं, अब पीरियोडिक मोशन क्लासिफाई होने वाला है। अब ये दो क्लासिफिकेशन में आ रहा है। अब ये तुम्हारा आ रहा है एक ऑसिलेटरी मोशन, इसको ही बोलते हैं ऑसिलेशन, और दूसरा नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब ध्यान से देखोगे तो ये पीरियोडिक का क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक का क्लासिफिकेशन है, मतलब ये दोनों भी पीरियोडिक रहेंगे, अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करेंगे मतलब ये पीरियोडिक तो रहेंगे, पर पीरियोडिक क्लासिफाई किसमें किया है, ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी में। तो सबसे पहले एग्जांपल ऑसिलेटरी में आता है एक पेंडुलम। क्या आता है, पेंडुलम।
अब ऑसिलेशन समझने से पहले एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, वो वर्ड है मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोलो, रेस्ट पोजीशन बोलो, एक ही बात, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन बोलो, ठीक, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। मेन पोजीशन, तो ये एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, एंड ये आ गया तुम्हारा एक रॉड, वायर, ये वायर है। अब वायर पे मैं लटकाने वाला हूं मेरा एक पेंडुलम, अब वायर पे लटकाने वाला हूं ये पेंडुलम। ये आ गया तुम्हारा पेंडुलम। अच्छा, ठीक। अब ये आ गया पेंडुलम, ठीक। ये पेंडुलम लटक गया। अब क्या है, पेंडुलम क्या करेगा, ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, होगा ना ऐसे कंटिन्यूअसली, दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर बीच में आ रहा है। अब बताता हूं मीन पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन मीन पोजीशन, जैसे ये वाली पोजीशन, ये मीन पोजीशन होती है। क्या होती है? मीन। और ये पेंडुलम मैक्स टू मैक्स यहां तक जाएगा ना, यहां से लेके यहां तक होती है, इतना ऊपर जाएगा, जितना मैक्स टू मैक्स जाएगा उसके बाद ऊपर जाने वाला नहीं है, इस वक्त कहां आएगा, नीचे आएगा ना। पेंडुलम है, ऊपर गया तो ये मीन से लेके इतना जा सकता था ऊपर, इसके ऊपर जाने वाला नहीं था। तो जहां तक मैक्स टू मैक्स वो रीच कर सकता है वो तुम्हारी होती है एक्सट्रीम। क्या होता है? एक्सट्रीम। अरे बोलते हैं कैसे ताना मारते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम कर रहा है भाई, अभी बहुत एक्सट्रीम कर रहा है, ज्यादा हो रहा है तेरा, तो उसकी लिमिट उसने पार, लिमिट तक पहुंच चुका है वो। तो लिमिट मतलब क्या, फाइनल पॉइंट है, एक्सट्रीम। ये मीन, अगर इसको याद करना है मीन कैसे है, तो देखोगे मीन पोजीशन पे ना इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कैसे, क्या देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट का टेंशन का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड, और टेंशन कहाँ आएगा, ऊपर। इस वजह से ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो रहा है। इस पॉइंट पे कुछ जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेट तो आएगा डाउनवर्ड और टेंशन जाएगा ऊपर, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता। इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है। इसलिए याद करने के लिए मीन के आगे लिखते हैं सब के सब लोग, यहां लिखते हैं कि मीन पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। जीरो, ठीक, ये है। अब और थोड़ी बात करें कि यार ये ऑसिलेशन लिख तो लिया, पर ऑसिलेशन का मतलब आखिर होता क्या है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन होती है। अगर कोई चीज अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर या नीचे कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, तो उस चीज को बोलते हैं कि वो चीज ऑसिलेट कर रही है। ये मीन पोजीशन, पेंडुलम ऊपर जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे जो साउंड के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, ये भी ऑसिलेट ही कर रहे हैं। कैसे, क्या, अगर मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं तो यहाँ एक एयर के पार्टिकल्स की लेयर है ना, एयर के पार्टिकल्स की लेयर है। जैसे मैंने कुछ बोला वो सारे के सारे लेयर उड़ के तुम्हारे कानों में आ गई, तुम्हें आवाज सुनाई गई। अगर ये लेयर उड़ के तुम्हारे कानों में आ जाती तो ये साउंड नहीं होता मेरे भाई, ये हवा हो जाती, हवा। कान को ठंडी सी हवा आती बस, ये कहां से साउंड हुआ। अब मुझे बताओ यार, ये एक लेयर है, एयर की लेयर यहाँ एक है, तो एयर की लेयर सिर्फ यहाँ होगी, तुम्हारे कान तक होगी लेयर, क्योंकि एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, हर जगह होगी। जैसे ही मैंने कुछ बोला तो इस लेयर की जो थी ये मीन पोजीशन पे थी, इसने आगे जाना शुरू किया, फिर मीन पे आया, फिर पीछे गया, फिर मीन पे आया। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, सॉरी एक्सट्रीम मीन कर रहा है। एक पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर मीन, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पर हम लोग इसको ऑसिलेशन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। फर्क एक ही है, ऑसिलेशन मतलब क्या, बहुत स्लो प्रोसेस, वाइब्रेशन मतलब क्या, फास्ट प्रोसेस। गिटार की स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग, ये क्या है, वाइब्रेशन है, धीरे धीरे तानपुरा बज रहा है, वो क्या है, ऑसिलेशन। जो फास्ट हो रहा है वो वाइब्रेशन, जो स्लो हो रहा है वो ऑसिलेशन। अब जैसे ही ये लेयर है कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका धक्का लगेगा इसके आगे वाले लेयर को, इसका धक्का लगेगा उसके आगे वाले को, उसका धक्का लगेगा उसके आगे वाले को।
ऐसे करते करते तुम्हारे कानों के पास वाली लेयर भी क्या करेगी, ऑसिलेट करना शुरू कर दी या वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो तुम्हारे कान में कुछ ऐसे खुदा ने बनाया है भाई, अल्लाह की देन है, हाँ अल्लाह भगवान की देन है भाई, कि जो तुम्हारे अंदर ऐसे उन्होंने बना के भेजे सबसे 3 छोटे बोन, स्टेपिस, इनकस और मैलस। उस चक्कर में तुम्हारा काम हो जा रहा है और तुम्हें वो नजर आ जा रहा है, तुम्हारा साउंड सुनाया जा रहा है, समझे बात, वो सीन है। तो एक बार ध्यान से देख लो, रिकॉल कर लो इस चीज को, तुम्हें काम आ जाएगा, रिकॉल कर लो, काम आ जाएगा। तो वही सीन है इसके अंदर, समझे। अब नेट फोर्स लिखा, एक्सट्रीम लिखा, सारी बातें कर दी। अब ये तुम्हारा हो गया ऑसिलेशन। अगर जानना है कि अगर ऑसिलेशन का डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो जो चीज ऊपर जाती है उस चीज को बोलते हैं कि ये जा रहा है अपने टू पे, कहां जा रहा है, टू पे, और नीचे आ रही है, उसको बोलते हैं फ्रो। और ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन बोलूं या कर्व डायरेक्शन बोलूं, ये ऑसिलेशन ही है। कोई भी चीज, अगर ये चीज पार्टिकल ना, पार्टिकल मीन पे था, नेट फोर्स 0 था, चला गया एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, है ना। तो वही बात है। तो यहां देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कहा, पार्टिकल, पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो। टू मतलब आगे, यहां ऊपर समझ लो, फ्रो मतलब आगे या नीचे समझ लो, एक ही बात है। टू एंड फ्रो अलोंग स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। ये एक एग्जांपल है तुम्हारा ऑसिलेशन का, ठीक है। ऑसिलेशन का और भी एग्जांपल हो सकता है क्या, हो सकता है, तो फिलहाल के लिए ये तुम्हारे लिए काफी लग रहा है मुझे। और एक हो सकता है एग्जांपल, अगर चाहिए तो बना के दिखा देता हूं और एक एग्जांपल। उसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक। स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक भी ऑसिलेशन आएगा ना। ये एक फिक्स सपोर्ट, और ये मैंने बना दिया एक स्प्रिंग और जोड़ दिया इसको ब्लॉक से। अब ये अपने ब्लॉक मेन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन पे, ऑफ कोर्स मेन पोजीशन पे ना, रेस्ट पे है ना, नेट फोर्स 0 हो रहा है, नेट फोर्स 0 है, इसलिए ब्लॉक का मोशन है नहीं। अब मैं ब्लॉक खींचा पीछे की तरफ, खींच के छोड़ दिया, खींच के छोड़ दिया, तो वो जा रहा है मीन पे, फिर जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन, एक्सट्रीम करते रहेगा। तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होता है। अब नॉन ऑसिलेटरी का मतलब देखो, नॉन ऑसिलेटरी एग्जांपल में पीरियोडिक होना चाहिए वो, क्योंकि पीरियोडिक रहेगा तभी वो ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी में आएगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का ही हायरार्की, सबसे हायरार्की मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, उसके अंदर नॉन ऑसिलेटरी है। तो ऐसी चीज डालनी पड़ेगी एग्जांपल में कि वो ऑसिलेटरी भले ना रहे, वो मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव ना करे, पर वो पीरियोडिक होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं सर्कुलर मोशन वाला, याद आ रहा है, ये पत्थर बांधा, ये स्टोन दिया इसको, और स्टोन गरा 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 घुमा रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन है। अब ये मोशन का एग्जांपल ये पीरियोडिक है मेरे भाई, ये पीरियोडिक है, पर ये ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि ये मेन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर रहा मेरे भाई। सोचना भी नहीं कि सर ये मेन पोजीशन हो गई क्या, वो कहाँ जा रहा है मुझे बताओ, ऊपर जा रहा है क्या, नीचे आ रहा है क्या, आगे जा रहा है क्या, पीछे आ रहा है क्या, नहीं भाई ये तो घूम रहा है। तो ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेशन क्या, मीन पोजीशन के एक तो ऊपर जा जाए या नीचे आ जाए या आगे जाए या पीछे आ जाए, ये होता है ऑसिलेशन, समझे। तो ये है ऑसिलेटरी, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन है। अब इसी ऑसिलेशन को क्लासिफाई करते हैं 2 चीजों में, इसी ऑसिलेशन को क्लासिफाई करते हैं 2 चीजों में। तो उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं क्या है, तो यहां आएगा हेडिंग, अभी तुम्हारा आएगा ऑसिलेटरी मोशन, उसको ये बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, लिखता हूं तो ऑसिलेशन काफी है। अब इस ऑसिलेशन क्लासिफाई होता है 2 चीजों में, एक तुम्हारा आता है सिंपल एसएचएम, लिखता हूं तुम्हारे लिए एसएचएम, फुल फॉर्म क्या है इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक खुशी की बात यह है कि तुम्हें भी शॉर्टकट लिखने की अलाउड है, तुम लोग भी शॉर्टकट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा हर बार लिख दो, डायरेक्ट लिख दो एसएचएम, और यहां क्या आएगा, नॉन एसएचएम, क्या आएगा, नॉन एसएचएम। अब सवाल यह आता है कि एसएचएम, अब ये दोनों भी ऑसिलेशन के एग्जांपल है, मतलब मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, है ना, मूव कर रहे होंगे।
तो ये दोनों उसके अंदर आने वाले हैं। अब सवाल क्या आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं, चेक करते हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक ले लिया, ये आ गया स्प्रिंग 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 स्प्रिंग, और ये आ गया कर दिया ब्लॉक। रिलैक्स स्टेट में कुछ भी सीन हुआ नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे ही मैंने इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे ये किया है x, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट x किया है, अब छोड़ दिया, तो ब्लॉक एक्सेलरेट कहाँ करेगा, अंदर की तरफ, ऑफ कोर्स। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हुआ है वो अंदर की तरफ हो गया, ऐसे, है ना। अब मुझे दिमाग लगा के बताना, अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने बढ़ा दिया है, वो इतना कर दिया है, ये कर दिया है x डैश, तो इस बार जो एक्सेलरेशन आएगा उतना ही आएगा कि ज्यादा आएगा। फिर थोड़ा सा खींचा तो स्प्रिंग थोड़ी सी अंदर जाएगी, है ना। ज्यादा खींच दिया तो स्प्रिंग ज्यादा अंदर जाएगी कि उतनी ही अंदर जाएगी। मन में जवाब आ गया है शायद से, सर हो जाएगी। ऑफ कोर्स, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो ये ज्यादा ऊपर आएगा a डैश, अगर और x डबल डैश कर दूं तो ये a डबल डैश आएगा। अब मुझे बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली या इनवर्सली, ऑफ कोर्स डायरेक्टली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। तो लिखता हूं a प्रोपोर्शनल टू x। यहां कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, जस्ट एक सेकंड का वक्त लगा लो, सोचो क्या मिसिंग है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, पर कुछ तो एक चीज मिसिंग है, उस पर दिमाग लगाओ, क्या मिसिंग है यहाँ पे। मत वालिए, सोच भाई सोच, जल्दी सोच। एग्जैक्टली कुछ बच्चों का जवाब आ गया है मन में, सर माइनस साइन। अब जो लोग समझ नहीं पाए कि माइनस साइन क्यों आया, उसके लिए डायरेक्शन देखो एक बार। अरे एक डिस्प्लेसमेंट आगे, एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे, तो उल्टा तो है, तो उल्टा का मतलब क्या है, ये तो यार अजीब शख्स है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर जिस भी जगह पे एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं वहां बोल दूंगा कि मेरा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और एक बार एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तब मैं बोल दूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन और फोर्स पेयर में आते हैं, पेयर में। विदाउट फोर्स कभी भी किसी भी चीज में एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। दोनों भी सगे भाई हैं, सगे भाई, खून का रिश्ता, प्यार मोहब्बत बहुत दोनों में, क्योंकि जब फोर्स आएगा वहां एक्सेलरेशन आएगा, अगर एक्सेलरेशन है मतलब वहां फोर्स लगा होगा। ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट तो मेरे वजह से नहीं हो रहा, मैंने तो कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है, पर यहाँ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स का नाम शायद से समझ में आ चुका है, वो फोर्स तुम्हारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने पहले ही बोला, अगर एक जमीन में बॉल रखा गया है, उस बॉल को मैं अगर बोल रहा हूँ कि यार उसको मुझे एक्सेलरेट करना है, तो कैसे एक्सेलरेट करेगा, लात मारेगा ना। तो लात मार के तुमने एक्सेलरेट तो किया, एक्सेलरेट किया, तो फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा पेयर में आते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, तो भी कुछ गलत नहीं है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सबर, प्रूफ दिखाऊंगा, पर ये है, ठीक है। इसके बाद नॉन एसेशन। अब सीन क्या है कि अगर एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। अब सीन क्या है, सब प्रोपोर्शनल कैसे नहीं हो सकता। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन डबल तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रिपल तो एक्सेलरेशन भी ट्रिपल होगा, डिस्प्लेसमेंट 4 गुना तो एक्सेलरेशन भी 4 गुना होगा। दैट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल। अगर इस वाले केस में ऐसा कैसा है कि डिस्प्लेसमेंट डबल कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन ट्रिपल हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 3 गुना कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन 6 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है।
इसलिए ये प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ गए? ये है एसएचएम। अब इस एसएचएम के क्लासिफिकेशन दो होते हैं, दो क्लासिफिकेशन तुम्हारे बुक में ही है वो। एसएचएम एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक है एंगुलर। लीनियर और एंगुलर। अब बात करते हैं लीनियर क्या है, एंगुलर क्या है। अगर कोई भी चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी वो आगे पीछे रहेगा। जैसे स्प्रिंग बैलेंस, ये अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है, तो ये किसमें है? लीनियर मोशन में। यहां जो तुम्हारा एग्जांपल आता है वो आता है लीनियर वाला। हाँ, अब हमने कैसे कहा है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये किसका एग्जांपल है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एंगुलर भी होता है। कैसे क्या? अगर मान लो कि यहां कोई तो एक फिक्स सपोर्ट है और मैंने यहां एक डिस्क बना दी, डिस्क बना दी और डिस्क को मैंने घुमा दिया। मुझे आपको पता होना चाहिए कि जो घूमता है उस पर क्या लगता है? टॉर्क। पता होना चाहिए टॉर्क लगता है। अब सीन क्या है कि ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मैं दिखाता हूं कैसे। झूला झूला होगा लाइफ में, झूला झूलते हैं ना, झूला झूला होगा। अब क्या होता है कि झूला झूलने के लिए होता है। कुछ अजीब लोग होते हैं, जो अजीब लोग होते हैं दिखाता हूँ। कुछ अजीब लोग होते हैं, वो झूले पे बैठते हैं, झूले पे बैठ के उसको गरा 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 घुमाते रहते हैं, गोल घुमाते हैं। इस घुमाने का मतलब क्या है कि वो घुमा के छोड़ देते हैं। घुमा के छोड़ने के बाद वो झूला कंटिन्यूअसली आगे पीछे मूव कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? झूला अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो ऑसिलेट कर रहा है। अब जो अजीब लोग हैं जो काम करते हैं ऐसे, झूला झूलने के लिए होता है, अब ये लोग उसको घुमा रहे हैं ना, तो जो अजीब लोग हैं वो कमेंट करके बताना कि भाई हमने एक काम किया तो होगा ही, तो वो सीन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आता है। अगर कुछ जानना कैसे आता है तो मुझे पता है ये एंगुलर खेल है, तो जो एंगुलर में एसोसिएशन आता है वो आता है अल्फा आता है। अब बीच में प्रोपोर्शनल तो रहेगा, कलर अलग अलग मैच ना हो जाए, सेम ना दिखे, इसलिए अलग दिखाता हूं, ये प्रोपोर्शनल है। अब ये क्या, एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उसकी जगह कौन लेता है? थीटा। इनकी जो एंगुलर की बात करते हैं क्या होता है? थीटा। किसी को पता नहीं उसके लिए। लीनियर और ये एंगुलर, ये डिस्प्लेसमेंट का दिखाता हूं सिंबल क्या है, फिर वेलोसिटी का, फिर तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन का। पर ऑलरेडी बुरान सर ने तुम्हारा डायनेमिक्स से पूरा करा दिया है। ये लीनियर के लिए सिंबल क्या है? एक्स है। वेलोसिटी के लिए क्या है? वी है। लीनियर के लिए एक्सेलरेशन क्या है? ए है। एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर में क्या है? थीटा। वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। और ये एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। तो ये सिंबल है, याद कर लो, काम आएगा। तो यही आंसर आप प्रूफ करेंगे, तुम्हारे बुक में सब कुछ दिया गया है। ये अपना आज का फर्स्ट टॉपिक है। अब तक सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का इंट्रो हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का इंट्रो हुआ है, कुछ भी स्टार्ट किया नहीं है, सब स्टार्ट करेंगे। एक बार ध्यान से चारों भी स्लाइड देख लो। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, और लास्ट वाली ये फिफ्थ। आई होप सो सारी बातें यहां तक क्लियर है। तो यहां तक कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड जाना और देख के आना प्लीज। और कुछ बेसिक बातें करनी है, जो बेसिक्स यहां पढ़ना है वो एकदम बेसिक्स है, वो एकदम बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स ये पढ़ना है कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और न्यूटन का लॉ क्या है, की बात करते हैं। पहले वेलोसिटी पढ़ते हैं, फिर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। अब वेलोसिटी सबको पता होता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर सीन क्या है, कभी कभी क्या होता है, अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन ऐसा कुछ दिया है, x इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x प्लस 2।
ये दिया और निकालने बोल रहा है वेलोसिटी। क्या निकालने बोल रहा है? वेलोसिटी। अब करते क्या बच्चे, यहाँ पगला जाते हैं, क्या करें इसका? तो करना कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका पूरे का डेरिवेटिव ले लो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये आता है dv बाय dx, नहीं dx बाय v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब शायद डेरिवेटिव करने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, फिर भी एक बार दिखा देते हैं डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव तो विजय सर ने सिखाया है ना, पूरा हो भी गया होगा। अब डेरिवेटिव में होता क्या है कि जो 3 है ना, वो 3 ऐसे ही रहता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिलहाल तो होता नहीं। अब जो एक्स स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 2 और उसकी एक पावर कम हो जाएगी 2 - 1, और ये प्लस एक्स का हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, और 2 का तो 0। अब मैं से ऊपर से बता रहा हूँ, आई होप सो किसी लोगों को बच्चों को आता होगा ये डेरिवेटिव करना। इसका आंसर आ जाएगा 6, 2 - 1 एक्स बचेगा, 6x + 5। समझे, इतना सा है। तो याद यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि अगर वेलोसिटी निकालना है और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसका डेरिवेटिव कर दो। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये v इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx/dt। वेलोसिटी है चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो dx/dt। अगर वेलोसिटी आया था 6x + 5, है ना। अब मुझे निकालने बोल रहा है एक्सेलरेशन। क्या निकालने बोल रहा है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है तो इस बार वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो। क्या ले लोगे? वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले ही रहे हो तो d/dt लिखा और v पुट कर दिया 6x + 5। अब क्या ही आएगा आंसर, डायरेक्ट 6 आ जाएगा, है ना। समझे ना। तो मैंने फंक्शन लिखा, ये फंक्शन t का लिखना, ये x लिखा है ना मैंने, तो ये फंक्शन t का होता है, याद रखना। मैं ऊपर से बता रहा हूँ तो डीप में जाएंगे आगे हम लोग। अगर यहाँ dx है तो यहाँ अगर dt लिखता हूँ, टर्म्स ऑफ t लिखता हूँ, चलो मान लो ये 3t² है, ये 5t है और ये +2 है। अब करके दिखा देना, इसको 6t आ जाएगा प्लस ये 5t आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। अगर इसका ही निकालना एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा 6t + 5t का डेरिवेटिव ना। 6t + 5t का डेरिवेटिव, तो यहाँ तो 5t गायब हो जाएगा, t नहीं आएगा, t गायब हो जाएगा, t नहीं आएगा, बराबर। ये भी t गायब हो जाएगा, इतनी बात है। अब 6t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा 6, क्योंकि टी कट जाएगा ना, डायरेक्ट हो जाएगा 6। तो ये सीन है। तो यहाँ खेल क्या है कि अगर मुझे पास वेलोसिटी है और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे? उसका डेरिवेटिव ले लोगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए कितना आया? dv/dt आ गया। तो ये सारी कहानी यहाँ खत्म होती है। तो ये मुझे मिल गया है डिस्प्लेसमेंट। अगर याद ही करना है तो यार हलवा ट्रिक है। यहाँ देखो, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया एक्सेलरेशन। फोकस फोकस फोकस, बैच का नाम ही फोकस है भाई। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लूंगा, क्या मिलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ मेरे भाई, टाइम, क्योंकि डिवाइड में टाइम जरूरी है, ठीक है। हमने यहाँ किया था dx से किया था, मैं सिर्फ डेरिवेटिव दिखा रहा था, ठीक है, ध्यान से करना। वो dx/dt, मानता हूँ कि यार वो dx और dt का वेरिएबल x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव करना मुश्किल है, वो x भी कांस्टेंट रहेगा, उसका डेरिवेटिव हो नहीं पाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगर निकाल, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, वेलोसिटी चाहिए तो यार उसका डेरिवेटिव ले लो, तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो इसके बाद का सीन कर करें, वेलोसिटी मेरे पास है, एक्सेलरेशन चाहिए तो और एक बार ले लो डेरिवेटिव इसका। अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है और डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है तो लॉजिक क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव ले लो ना, डायरेक्ट 2 बार डेरिवेटिव कर दो, d² / dt²। ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन, हलवा। इसके बाद जो बेसिक्स में यूज करना है वो यूज करना है
न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड सबको पता होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ वो होता है F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए और A इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। इसमें F होता है फोर्स और M होता है मास। ये सेकेंड लॉ भी याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना बेसिक्स में यूज करने वाले हैं और ज़्यादा बेसिक्स तो कुछ है नहीं। वो साइन वगैरह कॉस वगैरह का तो पता होता है, ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब टॉपिक कौन कौन से तुम्हारे पास हैं वो देख लो, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करनी है तो अभी हमें देखना है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, क्या क्या अपने पास हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखना जरूरी क्यों है, बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों दिखा रहा है, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। अच्छा, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखना जरूरी इसलिए है कि तुम्हें पहले आइडिया आ जाएगा कि टॉपिक का वेटेज कितना है, टॉपिक का वेटेज है कितना और कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के लाते हैं, है ना। एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसका वेटेज 6 से लेकर 7 भी ले सकता हूं, पर मैं थोड़ा कम ही लिखता हूं, 5 से लेके 6 मार्क्स, ठीक है। 6 से लेकर 7 के लिए भी आता है। 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरी तरह से इसी टॉपिक से बनेंगे, याद रखना, सच बता रहा हूं, यहां से बनेंगे। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक ही आता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम लोग करेंगे आज, करेंगे पक्का करेंगे, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड टॉपिक जो आता है वो तुम्हारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो थर्ड टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। थर्ड टॉपिक तुम्हारा आता है इसके अंदर ही एक्सेलरेशन, सबर करो मैं इसके नाम मार्क्स भी लिख के दूंगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का प्रूफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, तो उसका प्रूफ भी तो रहेगा, ठीक। इसके बाद फोर्थ टॉपिक की अगर बात करें, देखना यहाँ पे फोर्थ टॉपिक में तुम्हारे पास है रेफरेंस सर्कल मेथड। क्या है, रेफरेंस सर्कल मेथड, ये है फोर्थ टॉपिक में। और फिफ्थ टॉपिक में तुम्हारे पास क्या है वो देखो, फिफ्थ टॉपिक में क्या है, रेफरेंस सर्कल मेथड तो हो गया। फिफ्थ टॉपिक में तुम्हारे पास फेज है, फेज समझेगा पता, और ये है तुम्हारा इपोक। सिक्स टॉपिक क्या है, फेज हो गया, इपोक हो गया। इसके बाद की अगर टॉपिक की बात करें तो तुम्हारा पर्सनल फेवरेट टॉपिक सबका होता है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मीन
समझा? इसके बाद जो 12th वाला है, जो तुम्हारा लास्ट एंड है इसका, वो है डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन एक है, ये आधा जो 11 टॉपिक है ना, ये पूरा लीनियर वाला केस है। डैम्प भी पकड़ लो कि वो लीनियर में ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो शुरू होता है वो आता है एंगुलर वाला। क्या आता है एंगुलर में? एंगुलर में तुम्हारे पास दो ही टॉपिक है, एक तो आता है एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। उसके बाद 14 जो आता है उसका एंगुलर सिस्टम का पीरियड निकालना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ता है, वो सब कुछ है उसमें, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक फाइनल, सच में लास्ट, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ये ऑलरेडी तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके आए हो, सच्ची बता रहा हूँ, घबराना मत, पूरा टॉपिक सेम होगा। और ये लास्ट टॉपिक तुम लोग को मैग्नेटिज्म में मिलेगा, सेम मिलेगा, तो कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, कसम से चेंज नहीं रहेगा। और ये ऑसिलेशन टॉपिक अगर अच्छे से पूरा हो गया तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी उसी तरह से हो जाएगा पूरा, वो शायद से लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सुपरपोजिशन ऑफ वेव की, समझे? अब बात करते हैं इसके मार्क्स की, कि इसके मार्क्स कितने कितने वेटेज के टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। तो एक एक करके इसके मार्क्स लिखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है लीनियर एसएचएम, तो इस टॉपिक का वेटेज है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, पूरे 2 मार्क्स। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क्स का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा गया था, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, 3 से लेकर 4 मार्क्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें केसेस वगैरह आते हैं, एक्स्ट्रा केसेस, अगर केस पूछा गया तो 4 मार्क्स पकड़ो, केस नहीं पूछा गया तो 3 मार्क्स पकड़ो, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस सर्कल मेथड पे 3 मार्क्स, और ये थ्योरी है, थ्योरी मतलब 2 मार्क्स पकड़ ही लो, 2 मार्क्स पकड़ ही लो, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स पकड़ लो, पर मैं यहाँ 4 ही लिख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस से 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा 4 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभार 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो थोड़ा सा उसके कंक्लूजन वगैरह पार्ट मत लिखेंगे, छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम 4 मार्क्स के लिए सबका फेवरेट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए सबका, मेरा जितने प्रोफेसर फिजिक्स के हैं 4 मार्क्स के लिए पूछने के लिए मोस्टली सब लोग क्वेश्चन उसी से खेलते हैं। सिंपल पेंडुलम, ये भी 3 मार्क्स के लिए, चांसेस पूछने के ऑलमोस्ट 70-30 उतना सीन है। सेकंड पेंडुलम बहुत बार पूछता है, 2 मार्क्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन उनका ये होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, आई एक्सेप्ट दैट कि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, पर इसका सीन क्या है कि 2-2 मार्क्स के लिए डिवाइड होता है, पूरा क्वेश्चन बड़ा है, वो क्वेश्चन को तोड़ेगा, 2-2 मार्क्स के लिए पूछेगा, अगर पूरा पूछ लेगा तो 3 से लेके 4 मार्क्स तो बनता ही है। अब मैं बोलता कि यार 12 मार्क्स के लिए पूछ ले, तो 12 मार्क्स तुम लोग को होते ही नहीं ना मेरे भाई, इसलिए डैम्प ऑसिलेशन ये टॉपिक जो है ना, इसके बाद वाला टॉपिक चांसेस ना के बराबर रहता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस रहता है पूछने के, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारे कॉलेज वाले जो है कुछ ही पूछ लेते हैं तो करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये है डैम्प ऑसिलेशन, ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछेगा कॉलेज में। एंगुलर एसएचएम 2 मार्क्स के लिए, मैग्नेट वाइब्रेटिंग फिर भी 2 मार्क्स के लिए, हालांकि 2 से लेकर 3 भी हो सकता है, डेरिवेशन पूछा था 3 मार्क्स भी हो सकता है। तो इतना तुम्हारे पास टॉपिक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग को 4-4 मार्क्स के देने वाले हैं। ये टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्यादा करके न्यूमेरिकल इसमें से आएंगे, समझे? ये तुम्हारा टॉपिक के समराइज है, इतना समराइज है, ठीक है। बहुत बढ़िया था। अब टॉपिक तो यहाँ हो गया, आप लोग को शुरू करना है। शुरू करना किससे है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो ये तुम्हारा शुरू हो रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो शुरू करना चाह रहे हैं हम लोग, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। चलो चलो ए मितवा हम ऊंची नीची राहों में, हम प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको डिफाइन भी करना है और इसको याद भी करना है।
मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे होने के बाद खुद का खुद लिख लोगे। और इसकी मैं बताता हूं इस टॉपिक की खास मेन बात, ध्यान से जो भी है सब निकाल के सुनना। ईयरफोन तो नहीं निकालना है, लॉजिकल है, बता रहा हूं, बस फोकस से बात सुनना। फोकस से बात यह है कि इस टॉपिक पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है। अगर ये समझ गया तो ही आगे वाला समझ में आएगा, नहीं तो बैंड बजेगी। अगर इसमें कुछ डाउटफुल में रहे तो आगे भी पूरा डाउटफुल में ही जाएगा, समझे। तो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, पूरा का पूरा 100% फोकस यहाँ दे दो, क्योंकि अगर ये समझ गया तो आगे वाला समझ जाएगा, आगे वाला समझ गया तो उसके आगे वाला समझेगा, नहीं तो पूरी बैंड बजती रहेगी। चॉइस इज योर, ठीक है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहां हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं। यह आया एक फिक्स सपोर्ट, यह आ गई एक स्प्रिंग, मान लेते हैं कि स्प्रिंग की रिलैक्स पोजीशन है, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, तो ये आ गई है स्प्रिंग की स्ट्रेच पोजीशन। स्ट्रेच मतलब इलोंगेट हो गई ना। अब इलोंगेट हो गई तो रिलैक्स भी तो होगी, चेक करते हैं कैसे। तो मैंने यहां ड्रॉ कर देना इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन ड्रॉ करता हूं इस चीज से, कलर पकड़ता हूं रेड। तो ये है मेरे ब्लॉक की मीन पोजीशन। ये ब्लॉक के मीन पोजीशन है, ठीक है। ये ब्लॉक थोड़ा सही बनाता हूं, अब चमक रहा है ब्लॉक। अब ये आ गई ब्लॉक की मीन पोजीशन, ये भी ब्लॉक को सही करता हूं, ये ब्लॉक बढ़िया आया वैसे भी, ठीक है। हाँ, ये ब्लॉक की मेन पोजीशन है। अब ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, तुम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब मान लो ना कि मैंने इस ब्लॉक को खींच दिया है, बाहर खींच दिया है, मतलब ये जो पोजीशन है ये स्ट्रेच वाली कंडीशन है, स्ट्रेच कर दिया है। और ये तो रिलैक्स था, रिलैक्स रिलैक्स, उसके बाद ये स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच है और रिलैक्स था यार, उसमें मतलब क्या है, आवाज बस ऐसे नॉर्मल स्लो कर रहा था, अप डाउन सुनने मजा आ रहा था इसलिए, ठीक है। स्ट्रेच है। अब जैसे ही मैंने एक बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई किया है ना इस वाले कंडीशन में, इसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। अब जो फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं रियल फोर्स, रियल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग क्यों, क्योंकि मेरे फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ चेंज आ गया है, तो डिफॉर्मेशन आ गया है, डिफॉर्मेशन आ गया है, इसलिए उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही ये फोर्स हटा देता हूं तो ये स्प्रिंग दौड़ती अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ दौड़ती है। तो ध्यान से देखा जाएगा तो अंदर की तरफ दौड़ेगी, तो ये अंदर की तरफ मैंने रद्दी भर भी कसम से कोई फोर्स लगाया नहीं है, मैंने इस पे कोई भी फोर्स लगाया नहीं, कोई भी फोर्स लगाया नहीं है, बस स्प्रिंग ऑटोमेटिकली अंदर आ जा रही है। मैंने बाहर खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, स्प्रिंग अंदर आ जा रही है। अब मैंने इस स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो इस तरफ किया ऐसे, है ना। अब इसके वजह से हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट मैंने बाहर किया है, बाहर किया है, तो उसमें वजह से स्प्रिंग की तरफ एक अंदर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स मैंने कसम से लाया नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिक उसमें था। उस ऑटोमेटिक फोर्स को ही बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस स्प्रिंग में अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स तुम्हारा है Fr, दैट्स कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। अब देख रहा होगा कि ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा, हमेशा। इस वाले केस में तो लग ही रहा है, इस वाले केस में लगेगा, मैं दिखाता हूं कैसे। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग कहां, देखो मेन पोजीशन के टुवर्ड्स लग रहा है। अब जैसे ही ये फोर्स की वजह से स्प्रिंग अंदर आना चाहेगी, अंदर आके यहां तक जाएगी, पूरा कंप्रेस कर देगी उसको। कंप्रेस करने के बाद अभी स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे अंदर हो गया है, मेन पोजीशन के अंदर आ गया ना, अंदर आ गया है। अब ये स्प्रिंग यहां नहीं रुकेगी, अब कहां दौड़ेगी, बाहर दौड़ेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां है, बाहर है, देख रहा है। इस वाले केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन के टुवर्ड्स लग रहा है, टुवर्ड्स लग रहा है। अब सीन क्या है कि ये फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, अब खुद दिमाग लगा के बताना। अब मैंने जब बाहर खींचा था, खींच के छोड़ दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर लगा,
कहाँ का डिस्प्लेसमेंट बाहर किया था, अब वो स्प्रिंग अंदर 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 गई पर मीन पोजीशन में रुकी नहीं, मीन पोजीशन के आगे बढ़ गई। तब ये कर क्या रही है, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रही है। तो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जैक्टली ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है। मुझे प्रूफ भी करना है, करते हैं प्रूफ। हमें पता है प्रूफ कैसे करना है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आना चाहिए। तो आ गया तो प्रूफ हो गया, नहीं आया तो गलती कुछ तो की है, चेक करते हैं। अब मुझे बताना, फोर्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जो बाहर हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट अगर कम करूंगा, डिस्प्लेसमेंट कम करूंगा तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। ऑफ कोर्स स्प्रिंग अंदर कम फोर्स अंदर आएगी ना। अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर दूंगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हालांकि होता क्या है, जितना रियल फोर्स रहता है ना उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जब लॉ लिखोगे तब वहां रिस्टोरिंग फोर्स लिखना, पर जब मैथमेटिकल्स में यूज करोगे तो कुछ भी यूज कर लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि दोनों सेम ही, ठीक है। सेकेंड लॉ है ना वो न्यूटन का, थर्ड लॉ, जितना तुम लोग एक्शन करोगे उतना रिएक्शन आएगा। तो वही है वो, एक्शन रिएक्शन दे रहा है, उतना ही सीन। समझ में क्या आता है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम तो रिस्टोरिंग फोर्स कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या, ज्यादा। तो क्या है, डायरेक्टली है। तो यहां मैं फिलहाल के लिए याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, एफ। सोच लेना कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मान लेना कि एफ लिखा है मैंने, पर है रिस्टोरिंग फोर्स, एफ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां प्रूफ हो जा रहा है। अब प्रूफ हो तो गया पर कुछ तो मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, आवाज आ गया था मुझे, वो था तुम्हारा माइनस साइन। एग्जैक्टली ना, माइनस साइन। अब सीन क्या है कि यार यही लॉ है, इसको ही लिखना है तुम लोग को वर्ड में। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सही तो कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के पास ही लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही लगेगा। खत्म कहानी। तो ये बस डेकोरेशन है, केक के ऊपर डालते हैं ना काजू बादाम किशमिश विशमिश, तो यही बस लॉ की शुरुआत है और ऊपर का डाला है किशमिश, डाला है काजू बादाम मिक्स किया है, बस वो है। तो वो लिख लेते हैं पहले, रीस्टोरिंग फोर्स। तो उसको जरा लाइन मार के लिखूं क्या, और लाइन मार लेते हैं, ये आ गई लाइन, अजीब लग रही है, चल भाग। और एक बार ट्राई कर, स्टेट आ जा, थोड़ा सा टेढ़ा ही है फिर भी। चलो अभी बहुत बढ़िया है। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज, मैं 3 बार बोल चुका हूं कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहता है ना, रहता है। अब क्या जो लिखा है वही लिखना है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिस्टोरिंग फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पर डिस्प्लेसमेंट कहां से काउंट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कहां से काउंट कर रहे हो, ये जो मैंने x काउंट किया है कहां से काउंट किया है, यहां से। ये वाला जो x काउंट किया है कहां से काउंट किया है, मीन पोजीशन से। कहां से काउंट किया है, मीन पोजीशन से। तो वहां क्या आएगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड directly proportional to displacement, पर कहां से, from mean position। ये हो गया लॉ, आराम से। अब बचपन से बात सिखाई है, प्रोपोर्शनलिटी गायब करने के बाद 2 चीजें आती हैं। पहला आएगा इक्वल्स टू,
सेकेंड आएगा कांस्टेंट, और ये तुम्हारा x रहेगा विथ माइनस साइन, तो इसको अरेंज करके लिख दो, ये लिख दो माइनस के एक्स, और इसको डाल दो बॉक्स में। ये फॉर्मूला याद रखना, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो जो k का नाम है उस k को बोलते हैं k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बढ़िया। अब ये खत्म नहीं हुआ यहाँ तक, ये लॉ तुम्हारा हो गया पूरा। 2 मार्क्स खुशी खुशी देगा, 2 मार्क्स खुशी खुशी देगा, आराम से ले बहुआ, 2 मार्क्स ले ले, बांट ले, 2 मार्क्स ले ले, खुशी खुशी दे देगा, कोई डाउट नहीं उसमें। क्या ही लॉ है? रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हाँ बात सही है। हाँ, एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। हलवा है, हलवा है, एक बार देख लो। एक चीज बाकी है जो यहां आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, वो ऐसी चीज है। यहां बात करते हैं। अब वो जो लिखा था मुझे पता है, यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, याद करना, न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, देन A इज इक्वल्स टू F बाय m। मुझे पता था ना कि A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूफ करना है, तो वो करने जा रहा हूं। A इज इक्वल्स टू क्या है? F बाय m। तो मुझे पता है अभी मैंने F की वैल्यू निकाली है, वो था माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m लिख दिया। अब क्या ही सवाल है, मुझे दिमाग लगा के बताना कि ये m क्या है? मास, वो कांस्टेंट है। अब k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो बचपन से कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो सब कुछ तो कांस्टेंट ही है मेरे भाई। तो दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना नए कांस्टेंट से। तो यहां लिखो k एंड m इज कांस्टेंट, replace with new constant। क्या आएगा फिर? ये a लिखा, अब k बाय m के जगह पे एक नया कांस्टेंट आएगा, वो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर x। क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर x। तो यह आ गया ओमेगा, इसका नाम, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मानता हूं कि तुमने वहां लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, पर यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही याद करना पड़ेगा। और एक मेन हिंट, मुझे पता है ओमेगा है वो कांस्टेंट है और इक्वल्स टू है, कांस्टेंट और इक्वल्स टी जब तुम्हारे पास प्रोपोर्शनल रहता है, प्रोपोर्शनल कब आता है? जब तुम्हारे पास इक्वल्स टू और कांस्टेंट रहता है तब। अब मेरे पास इक्वल्स टू और कांस्टेंट है, तब क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया a प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, a प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। सवाल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेन सवाल बच्चों के मन में यह आता है, सवाल को क्लियर करते हैं। और याद करने वाली बात, ये पहला कांस्टेंट है तुम्हारा जो स्क्वायर में है। स्क्वायर में पहले ही बोलता हूं k बाय m की वैल्यू, k बाय m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। दिख रहा है ना? k बाय m तो कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या डाल दिया मैंने? ओमेगा स्क्वायर डाल दिया है। तो k बाय m के जगह पे हमने ओमेगा स्क्वायर डाला है। तो पहला कांस्टेंट है जो स्क्वायर में, सिर्फ ओमेगा नहीं है। तो याद रखना कि स्क्वायर को भूलना नहीं, स्क्वायर को जो पावर 2 है स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा नहीं है भाई। मिस्टेक यही होगी, बादल में लिख दिया, वही चीज याद करनी है। ठीक है, ओमेगा। अगर कोई पूछता है ओमेगा क्या है, तो उसको बोल देंगे यार ओमेगा क्या है? अंडर रूट k बाय m है। अरे यार ओमेगा चाहिए तो रूट डाल दूंगा ना, k बाय m, खत्म। ये है, समझे? इतनी बात। तो ये तुम्हारा स्टार्ट से लेकर एंड तक का डेरिवेशन है, और ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम में आएगा तो यहां तक करना। और ये वाली चीज तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज जो है ना, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, मैं दिखाऊंगा कहाँ करना है। ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछेगा।
ठीक है, बताऊंगा कहाँ करना है, बताऊंगा, घबरा मत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक थोड़ी सी बात लेके लेक्चर एंड करने जा रहा हूं, थोड़ी सी बात ये ले रहा हूं। अब मुझे पता है कि ये पार्टिकल की मेन पोजीशन है, अब ये पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये तुम्हारा क्या है, मीन, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्सट्रीम और ये तुम्हारा है पॉजिटिव एक्सट्रीम। जो बताना है वो बात ध्यान सुनना। अब ये पार्टिकल मेन पोजीशन के आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो ये पार्टिकल कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, गया आया, गया आया, जा रहा आ रहा है। तो अगर ये पूरा का पूरा बात कर रहा है तो इसकी बात करते हैं कि सीन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल का, अगर मान लो कि पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल एग्जैक्टली हाफ पर है। अब किसका हाफ, सवाल यह है किसका हाफ। तो मुझे कोई बताएगा अगर दिमाग लगा के, यहां से लेकर इस पूरा डिस्टेंस को नाम क्या दूं, डिस्प्लेसमेंट को नाम क्या दूं, पूरा जो ग्रीन का शेड किया ना सेंटर वाले हिस्से में, उसको नाम क्या दूं बता, पूरा डिस्टेंस इस मीन से लेके एक्सट्रीम का कितना डिस्टेंस होगा। ये मीन है, मीन से लेके उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन से लेके उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या नाम दो, तुरंत कमेंट करके बताना। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर किसी भी चीज का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस चीज को बोलते हैं भाई एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये है ए, तो यहाँ पे जो x का आंसर है वो है प्लस ए और यहाँ जो x का आंसर है वो है माइनस ए, माइनस क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। तो जो x का आंसर है वो हो सकता है प्लस माइनस ए, ठीक है। एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम पे दिख रहा है ना, ये पूरा किस पे है, एक्सट्रीम पे बात हो रहा है ना। जब मीन की बात करो तो मीन पे तो कितना है, ऑब्जेक्ट तो मीन पे ही है, तो x जीरो हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा। तो ये है जीरो, जीरो कहां पर है, मीन पर है ना, ठीक है। अब और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे हर एक चीज की। अब मुझे पता है ये वाला एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसके आगे जा नहीं पाएगा, एक्सट्रीम पे तो पहुंच गया तो उसके आगे जा पाने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे वो रुकेगा और फिर पीछे आएगा। तो यहां समझ में क्या आता है कि वेलोसिटी जीरो है। कहां पर जीरो है, एक्सट्रीम पर जीरो है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो अगर मैक्सिमम कहां पर होगी, तो जो मैक्सिमम रहेगी वी मैक्स, ये रहेगी मीन पे। मीन पे क्यों रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, वो तुरंत दौड़ना शुरू करने वाला है। तो वो सीन है तुम्हारा एक्सट्रीम पे जीरो और मीन पे मैक्सिमम, समझे। तो इतनी थोड़ी सी बेसिक बातें करनी थी। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, कुछ डेफिनेशंस भी हैं, तुम लोग को शायद से वो ऑलरेडी पता होती हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशंस है वो। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशंस की। कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, क्या क्या, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसकी बात करनी है बस। तो यार एम्पलीट्यूड तो सिखा दिया मैंने पर लिख के दिया नहीं सर, एम्पलीट्यूड तो आपने बता दिया पर लिख के दिया नहीं। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि अगर ये मीन पोजीशन है तो कितना मैक्स टू मैक्स उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सट्रीम तक का डिस्प्लेसमेंट, और ये मीन है तो ये एक्सट्रीम तक का डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा होता है पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, है ना। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। घबराओ मत, आगे टॉपिक ये पर्सनली तब लिख के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो बस बेसिक पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मीन पोजीशन से। अब टाइम पीरियड तो पता ही होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे जाके
पीछे आने में, पीछे जाके आगे आने में जो टाइम लग रहा है वो तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड ही है। बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, अगले बार लिख के दे देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना यहाँ तक है, तुम्हारे बुक में टॉपिक ही है पूरा, वो टॉपिक के वक्त ही पढ़ेंगे, अब फिलहाल बता के मतलब नहीं है उस चीज को, ठीक है। तो एक बार चीज देख लेते हैं, क्या है, ये है और ये है, ठीक है। अब तक ऑलमोस्ट टॉपिक का बेसिक से लेके एक सिंगल टॉपिक खत्म हो गया है, अगली बार मिलेंगे। बेसिक्स भी हो गया है, सिंगल टॉपिक भी हो गया है, अगली बार मिलेंगे। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से इंट्रो बेसिक सारे टॉपिक की बात कर लिए। अब जो कुछ भी रहेगा डाउट इसके रिगार्डिंग तुम लोग कमेंट में बोल सकते हो, वैसे भी हर किसी का रिप्लाई मिल ही रहा है तो इसका भी रिप्लाई तो मिलेगा ही, समझे बात। रही बात सवाल की बच्चे कुछ अजीब चाहते हैं कि सर आपका इंट्रो आप कभी देते नहीं, तो भाई जो मेरा इंट्रो चाहते हैं वो इंट्रो उनको देता हूं। आज मेरा इंट्रो, चलो मेरा इंट्रो जो बच्चे मांग रहे हैं, बाय द वे मेरा नाम है शाहिर, ठीक है। शायर दिखाता हूं क्या मेरा, आगे बताऊंगा क्या सीन है। शायर की बात करते हैं तो ये मैंने शायर बोल दिया है, इसका सीन क्या है, घर वालों ने नाम शाहिद रखा है, शाहिद रखा है। मुझे मेरी मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, इसलिए वो ज्यादा मैंने मेरी मम्मी का नाम यहां ले लिया आर। ये होता है घर वालों ने रखा नाम, और ये है स्टेज नेम, स्टेज नेम सवाल, ये है स्टेज नेम और ये है रियल नेम, ठीक है। तो यही नाम मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं स्टेज नेम के लिए, ठीक है। अब लास्ट 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं। क्या हूं, इंजीनियर। कौन सा, सिविल, ठीक है। और मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, और जो पॉइंटर होता है इंजीनियरिंग का पॉइंटर, वो पॉइंटर में बताने की जरूरत शायद से है नहीं, इतना समझ लेना कि मैं मेरी बैच का टॉपर हूं, मैं मेरी बैच का टॉपर हूं, समझे। पूरे अपने कॉलेज में जो था वहां का टॉपर मैं था, ठीक है। कोई दिक्कत, टॉपर मतलब बचपन से तो यार पढ़ाई लिखाई टॉपर बोलने मुझे इसमें प्राउड फीलिंग नहीं ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि प्राउड फीलिंग इसलिए हो रही है कि जिस बच्चे को अगर 5th तक पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे 5th तक पढ़ना नहीं आता था, 5th या 6th पकड़ लो, 5th या 6th तक मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, उसके बाद आज बच्चे मुझसे पढ़ रहे, समझे। तो ये बकअप करने की बात है, एक जिंदगी में एक मोमेंट होने की बात है, एक झटका बैठने की बात है। एक झटका बैठ जाए लाइफ सॉर्ट आउट है, तो झटका बैठने की देरी है, बैठेगा। झटका सीन क्या है कि पढ़ना नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरी अम्मी ज्यादा अटैचमेंट है, वो रो दिए सामने, तो क्या कर रहा है, सारी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो अभी भी वहीं अटका हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा। तो उसके बाद से जो मैंने पढ़ना शुरू किया है वो जर्नी यहाँ तक खत्म हुई है। तो अब मुझे लगता नहीं, समझे, तो किक बैठनी चाहिए। लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, फैमिली का साथ रहे तो बस मोटिवेशन पूरा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो भी डाउट रहे पूरी तरह से बोल देना, और अगली बार डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।